बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। मुराद क्या है? मुराद ये है कि अभी तक हमने जितने पौधे देखे, हमने उनके अंदर बात की स्पोर्स की और गैमीट्स की, लेकिन कहीं पे भी हमने सीड की बात अभी तक नहीं की है। ठीक है, ब्रायोफाइटा से लेकर फर्न्स तक हम आ गए, लेकिन इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सीड नहीं बनते। तो पौधों में ये सीड बनाने की आदत कैसे पैदा हुई, क्या स्टेप्स थे, कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो सारा हम बात करेंगे कि ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट यानी कि सीड बनाने की, बीज बनाने की आदत कैसे इवॉल्व हुई प्लांट्स में। तो आज अगर अपने इर्द गिर्द आप दुनिया में देखते हैं, 3 तरह के पौधों के जंगलात मिलेंगे। कौन कौन से? या तो आपको फूलदार पौधे हर जगह पे नजर आते हैं, जितने भी पौधे आपने देखे हैं अक्सरियत के ऊपर फूल लगते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो आपको चीड़ के, स्नोबर के, देवदार वगैरह के, इस तरह के दरख्तों के जंगलात मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सीड प्लांट्स हैं। सीड प्लांट्स के लिए हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्म कहते हैं सीड को, बीज को। स्पर्मेटोफाइट बीज वाले पौधे इस वक्त दुनिया के ऊपर, बिलखुसूस खुश्की के ऊपर काबिज हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अब ये सीड बनाने की सलाहियत एक ऐसी कमाल की सलाहियत थी जिसने इनको फिर पूरी जमीन के ऊपर कब्जा करने के काबिल बनाया। यह प्रोसेस भी तकरीबन 390 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 365 मिलियन साल पहले प्रोसेस कंप्लीट हुआ लेट डिवोनियन पीरियड में। पीरियड इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आ जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि सीड हम कहते किसको हैं? सीड बजाते खुद क्या चीज है? तो सीड कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। किसको? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल हम कहते हैं इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम को। 3 चीजें हैं, टेक्निकल टर्म्स है तीनों ही। इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ हो, प्रोटेक्शन हो। अब ये सीड की और ओव्यूल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब है कि इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड कवर चढ़ा हुआ है इस चीज के ऊपर। इंटेग्यूमेंट बाहरी खौल को कहते हैं। इंडेहिसेंट, इंडेहिसेंट का मतलब है जो झाड़ती नहीं है, मतलब कि जिसके अंदर से चीजें झड़ नहीं जाती बल्कि वो चीजों को संभाल के रखती है। और किस चीज को संभाल के रखना है? मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम वो वाली स्पोरेंजियम है जिसमें मेगास्पोर लगते हैं, बड़े वाले स्पोर्स लगते हैं। तो स्पोर्स को झाड़ना नहीं है, उनको संभाल के रखना है। तो ऐसी मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर लगते हैं, मेगास्पोर लगते हैं, वो अपने मेगास्पोर्स को बाहर नहीं फेंक देती, संभाल के रखती है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ा हुआ है। तो इसको हम ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम सीड कहते हैं। ठीक है जी, 4 चीजें, 4 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ओव्यूल किसे कहते हैं? इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं। ये 4 अल्फाज आपको आने चाहिए। इंटेगमेंट, अब डिटेल उसकी आ गई। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो मेगास्पोरेंजियम के अराउंड लपेटी हुई होती हैं और इनकी तादाद वेरिएबल हो सकती है, बाज बीजों में कम और बाज बीजों में ज्यादा होती हैं। अब इसके एवोल्यूशन में 6 स्टेप्स हुए, 6 छोटी छोटी सी चेंजेस हुई जिनसे मिलके फिर हमारा सीड बना है। सबसे पहली है हेट्रोस्पोरी, लफ्जी मतलब मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना। फिर रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर, के मेगास्पोर को रिटेन रखना, संभाल कर रखना। फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स चढ़ानी है। फिर एक ओवरी में पहले ज्यादा मेगास्पोर बनते थे, अब सिर्फ एक ही मेगास्पोर बनाना है।
फिर एम्ब्रियो सैक बनाना है और पॉलन ग्रेन को कैप्चर करने का बंदोबस्त करना है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, आगे इनकी तफसील आ रही है। सबसे पहली बात है हेट्रोस्पोरी। पुराने प्लांट्स में मसलन ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा और दूसरे भी प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि वहां पर एक ही तरह का स्पोर बनता था और 2 तरह के गमीट्स बनते थे। सारे प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि स्पोर मिट्टी में जाके गिरेंगे, जर्मिनेट करके गिमीटोफाइट बनाएंगे। गिमीटोफाइट के अंदर मेल गिमीट हो सकता है, फीमेल गिमीट हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगी, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट ने फिर से स्पोर्स प्रोड्यूस करने और स्पोर मिट्टी में गिरेंगे और वो गिमीटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, अब गिमीटोफाइट गर्चे 2 तरह के हो सकते हैं, मेल गिमीटोफाइट अलग हो सकता है, फीमेल गिमीटोफाइट अलग हो सकता है। कई प्लांट्स में मेल फीमेल गिमीटोफाइट एक ही प्लांट के अंदर है, लेकिन कई में मेल और फीमेल गिमीटोफाइट अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद स्पोर एक ही तरह के पैदा होते हैं। तो जो एक ही तरह के पुराने किस्म के पौधों में एक ही तरह के स्पोर पैदा होते थे, उनको हम होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं कि वो एक तरह का स्पोर पैदा करता है, और इस कंडीशन को हम होमोस्पोरिक कहते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि एक प्लांट है स्लेजिनेला, उसने ये बड़ी कमाल की एबिलिटी इजाद की कि उसने कहा कि जब गमीट 2 तरह के होते हैं तो स्पोर क्यों ना 2 तरह के हों। तो उसने 2 तरह के स्पोर भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, और एक को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, दूसरे को मेगास्पोर कहते हैं। हेट्रोस्पोरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हेट्रोस्पोरस प्लांट हो गया। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। 2 तरह की स्पोरेंजियम हो गई, एक के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, एक के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। अब माइक्रोस्पोर जब जाकर मिट्टी में गिरेगा तो वो मेल गिमीटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर जब जाकर मिट्टी में गिरेगा तो वो फीमेल गिमीटोफाइट बनाएगा। तो स्पोर्स भी 2 तरह के हो गए, मेल और फीमेल गिमीटोफाइट बनाने के लिए अलग अलग स्पोर्स हो गए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। अब शुरू में गरीब गुरबा प्लांट्स थे तो वो बच्चे पैदा करते थे, गलियों में छोड़ देते थे रुलने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा सारी तादाद में बच्चे पैदा करे, गली में छोड़ दें, वो सारा दिन गली में चह चह मैं लगाए रखेंगे। ठीक है, तो वो जनाब वो मिट्टी में गिर जाते थे। फिर उनके गिरने के बाद चांस है कोई बचेगा या कोई मर जाएगा। वहां पे उस हालात का मुकाबला करते हुए शायद कोई सरवाइव करे, शायद कोई सरवाइव ना करे। लेकिन फिर जब 2 तरह के स्पोर्स पैदा होना शुरू हो गए, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। आपने देखा गमीट्स के अंदर क्या होता है कि 2 तरह के गमीट्स होते हैं, एक मेल गमीट होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, और एक फीमेल गमीट होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। तो लड़कों को तो आवारागर्दी के लिए छोड़ दिया जाता है कि जाके किसी बाइक से टकरा के मरे या कोई उनको पकड़ के मारे या जो मर्जी करता रहे, लेकिन लड़कियों को नहीं छोड़ा जाता, उनको संभाल के रखा जाता है, एग को हमेशा संभाल के रखा जाता है। तो वो फीमेल वाले गमीट को संभाला हुआ होता था। तो जब स्पोर 2 तरह के होना शुरू हो गए, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, तो उनमें से भी जो माइक्रोस्पोर हैं, जो मेल वाले हैं, जो साइज में छोटे हैं, उनको तो फेंक दिया कि जाओ जो करना करो, विन वन व्हीलिंग करते हुए मरो या किसी और इसी तरह के काम में। तो लेकिन जो फीमेल स्पोर है, जो साइज में बड़ा स्पोर है, मेगा स्पोर है, उसको संभाल के रखना शुरू कर दिया, उसको रिटेन रखना शुरू कर दिया। तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन हुई मेगास्पोर की, कि शुरू में मेगास्पोर को भी बाहर ही फेंक दिया जाता था माइक्रोस्पोर की तरह, लेकिन स्लेजिनेला में हमने देखा कि मेगास्पोर को अब जरा संभाल के रखा जाता है कुछ दिन के लिए, उसको फौरन ही बाहर नहीं फेंक दिया जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एडॉप्टेशन होती गई कि मेगास्पोर को अपने पास ही संभाल के रखें और मेगास्पोर की शादी भी अपने घर ही करें। ठीक है, वहां पे उसको वहीं पे रखें, यानी कि जो माँ है जिस प्लांट के ऊपर लग रहा है वहीं पे मेगास्पोर रहे, वहीं पे शादी हो, वहीं पे बच्चे हो, यानी कि घर दमाद बना लेंगे लेकिन उसकी रुखसती बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो फीमेल गमीट को उन्होंने संभाल के रखना शुरू कर दिया और वहीं पे मेगास्पोर जर्मिनेट करता है अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर ही, और वहां पे जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके गिमीटोफाइट बनाता है, गिमीटोफाइट में एग प्रोड्यूस होता है, और ये सारा प्रोसेस ओरिजिनल स्पोरोफाइट के ऊपर ही हो रहा है। तो गिमीटोफाइट एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बन जाता है। इसको हम कहते हैं ये रिटेंशन हो रही है मेगास्पोर की। बात समझ आई है?
कि बजाय मेगास्पोर को बाहर फेंक देने के, मेगास्पोर को संभाल के रखें स्पोरोफाइट के ऊपर ही, जिस पौधे पे वो पैदा हो रहा है उधर ही रहे, उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बंद रहे, वहीं पे वो जर्मिनेट कर जाए। पहले वो क्या होता था, मिट्टी में जाकर जर्मिनेट करता था, अब वो वहीं पर अपना जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके गिमीटोफाइट बनाएगा, गिमीटोफाइट के अंदर एग्स लगेंगे, उन एग्स की फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे ही हो जाएगी, प्लांट के ऊपर ही। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोटेक्टिव लेयर्स का उसके बंदोबस्त किया जाए, मुख्तलिफ तरह के पर्दे उसके ऊपर रखे जाएं कि कोई उस तक पहुंच ना सके। तो प्रोटेक्टिव लेयर्स, पर्दे उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के चढ़ाना शुरू कर दिए फीमेल स्पोर के ऊपर। तो उसमें क्या है कि वो पत्तियां, मतलब आपने देखा हुआ कली जिस तरह होती है, तो जब कली नई निकल रही होती है तो उसके ऊपर पत्तियों ने कवर किया हुआ होता है। तो इसी तरह जब वो मेगास्पोरेंजियम बन रही थी तो पत्तियों ने कवर किया हुआ था। पीछे फर्न के अंदर आपने देखा कि वो पत्ती कर्ल हो के मेगास्पोरेंजियम, वो जो स्पोरेंजियम थी उनकी, तो वो पत्ती कर्ल हो के उसको कवर करने की कोशिश कर रही थी, फॉल्स इंड्यूसियम उसने बनाई हुई थी। तो इसी तरह यहां पर भी पत्तियों ने मेगास्पोरेंजियम को कवर करना शुरू कर दिया और ब्रांचेस ने कवर करना शुरू कर दिया, और फिर वो ब्रांचेस ऊपर से आकर एक दूसरे के साथ जुड़ गई, इतनी टाइटली पैक्ड हो गई कि अब वो खुलती नहीं है कभी भी, और उसकी वजह से मेगास्पोरेंजियम बाहर जा ही नहीं सकती। तो ब्रांचेस और लीव्स ने कर्ल और फ्यूज होकर मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवर बना दिया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि अब उसको बाहर जाने की इजाजत ही बिल्कुल नहीं है। और यही कवरिंग्स एक्चुअली आज इनको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, आउटर कवर कहते हैं, जो सीड का कोट होता है, सीड की कवरिंग होती है। और इनकी वजह से अब वो मेगास्पोरेंजियम टोटली इनडेहिसेंट हो गई है। इनडेहिसेंट का मतलब है कि उसमें से अब स्पोर्स बाहर नहीं गिरते बल्कि वो अंदर ही रहते हैं, और इसको अब हम ओव्यूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेगुमेंट भी है, इनडेहिसेंट भी है और मेगास्पोरेंजियम भी है। तो ये तीन चीजें होंगी तो उसको हम ओव्यूल कहते हैं। अब अच्छा, पहले पुराने जमाने में पॉलिसी क्या होती थी? पुराने जमाने में पॉलिसी ये होती थी कि बच्चे जितने हों उतने अच्छे, द मोर द मैरियर, जितने ज्यादा उतनी खुशी। ठीक है, तो वो पहले बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे, लेकिन फिर अब पौधे आहिस्ता आहिस्ता मम्मी डैडी होना शुरू हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 4 या बहुत ज्यादा मेगास्पोर्स बनाने के बजाय अब हम एक ही मेगास्पोर को बनाएंगे, उसी को पालेंगे, उसी के ऊपर सारी तवानाई, अपनी सारे रिसोर्सेज खर्च करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बच्चा एक ही अच्छा की पॉलिसी बना ली। तो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, यानी कि एक मेगास्पोर बनेगा। मियोसिस के नतीजे में कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन वो 4 सेल्स अब नहीं बन रहे, 3 को जाया कर दें, शुरू में ही अबॉर्ट कर दें, एक को रखें और उसको खिलाएं पिलाएं ताकि वो बड़े हो और सरवाइव कर सके। तो इनिशियली 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते थे जो 4 मेगा गेमिटोफाइट बना सकते थे, लेकिन उनके दरमियान फिर लड़ाई रहती थी कि एक रोटी है, अब चारों में से किसको खिलाएं। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन के लिए लड़ते थे, फिर वो इसके लिए भी लड़ते थे कि एक ही कमरे में नहीं है मेरी जगह है, नहीं है मेरी जगह है, वो एक दूसरे से सुरमुखी लगे रहते थे। तो अब जगह और खुराक की लड़ाई को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि एक मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ओनली 1 मेगास्पोर। तो बाकी 3 को खत्म कर दिया जाए, शुरू में ही सिर्फ एक को सारी खुराक दी जाए, उसी को सारी जगह दी जाए ताकि वो ग्रो करे, सरवाइव करने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएं। तो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। फिर एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक कहते हैं कि जब मेगास्पोर ग्रो करता है और ग्रो करके फीमेल गमीटोफाइट बनाता है, तो वो फीमेल गमीटोफाइट है, उस गमीटोफाइट के अंदर एक एग है, तो एग को गमीटोफाइट ने कवर किया हुआ है, तो इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यानी कि उस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं जिन्होंने उसको घेरा हुआ है वो एक्चुअली फीमेल गमीटोफाइट के सेल्स हैं, तो वो एम्ब्रियो सैक कहलाते हैं। तो सिंगल मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगल मेगास्पोर जर्मिनेट करता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके फीमेल गमीटोफाइट बनाता है, फीमेल गमीटोफाइट के अंदर एग लगते हैं। अब ये एग और इसके इर्द गिर्द वाला गमीटोफाइट जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक थैला बन गया जिसके अंदर एम्ब्रियो वो सेल जाइगोट बनना है। फिर
साथ ही साथ पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर करने का भी कोई सिस्टम शुरू हुआ। अब फीमेल गिमेटोफाइट तो आपने संभाल के रख लिया, फीमेल स्पोर आपने संभाल के रख लिया, लेकिन अब लड़के सारे आवारा हो चुके हैं। अब उन आवारा लड़कों में से कोई काम का लड़का भी अपनी लड़की के लिए ढूंढना है, ठीक है, तो वो उस मेगास्पोर के लिए कोई माइक्रोस्पोर भी चाहिए। तो माइक्रोस्पोर को कहां से ढूंढे? गली में जो हवाओं में जहाज बन के उड़ते फिर रहे हैं, उनमें से किसी एक को जो सही लगे, अच्छा लगे, उसको कैप्चर किया जाए और उसकी फिर अपनी बेटी से शादी करवाई जाए। तो उस पॉलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए भी फीमेल प्लांट ने बंदोबस्त किए। तो मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड, डिस्टल का मतलब डिस्टेंस वाला, दूर वाला, मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम ये यहां पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर मेगास्पोर था। मेगास्पोर जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट करके उसने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लगाया, एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड, दूर वाला किनारा है। अब दूर वाला किनारा इस तरह से एडजस्ट हुआ कि वो हवा में से माइक्रोस्पोर को कैच कर सके। तो आपने मिसाल के तौर पे फूलों के अंदर देखा है कि उनमें ये एक डंडी लगी हुई है और इस डंडी के ऊपर एंटीना बना हुआ है और उस एंटीने के ऊपर चिपचिपा मटेरियल लगा हुआ है। तो हवा में कोई पॉलन ग्रेन जा रहा हो वो उसके साथ चिपक जाता है और फिर वो ग्रो करके फीमेल गिमेटोफाइट तक पहुंच सकता है। तो डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम स्पेशलाइज हो गया पॉलन कैप्चर के लिए हवा में से। पॉलन किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गिमेटोफाइट, यानी कि वो माइक्रोस्पोर मतलब इसी तरह यही प्रोसेस तकरीबन माइक्रोस्पोर के साथ भी हो रहा है। उसको हवा में गरचे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो हवा से उड़ता हुआ आता है, आकर यहां पर फ्लावर के ऊपर गिरता है और फिर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके मेल गिमेटोफाइट बनाता है। पहले मेल गिमेटोफाइट कहां पे बनना था? मट्टी में गिर के बनना था। अब मेल गिमेटोफाइट पौधे के ऊपर ही लग रहा है। तो कहानी उलट हो गई है। पहले स्पोरोफाइट लगता था गिमेटोफाइट के ऊपर, अब स्पोरोफाइट के ऊपर दोनों तरह के गिमेटोफाइट बन रहे हैं। तो कहानी बिल्कुल ऑपोजिट, लाइफ साइकिल बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है, ठीक है जी। तो मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड पॉलन कैप्चर के लिए स्पेशलाइज हो गया हवा से। पॉलन किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोर को कहते हैं, माइक्रोस्पोर जिससे मेल गिमेटोफाइट आपका बनना है। तो पॉलन ग्रेन्स को आप मेगास्पोरेंजियम अब ट्रैप कर लेती है और फिर ये यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि ये मेगास्पोरेंजियम का डिस्टल एंड है जो स्पेशलाइज है पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर करने के लिए। यहां पे आपको काफी सारे पॉलन ग्रेन्स उसके साथ चिपके हुए येलो कलर में नजर आ रहे हैं। जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरता है तो ये माइक्रोस्पोर, एक्चुअली माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट करके मेल गिमेटोफाइट बनाना है। तो ये पॉलन ग्रेन ग्रो कर रहा है, ग्रो करके मेल गिमेटोफाइट बना रहा है जो यहां पे ग्रो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसके अंदर फिर स्पर्म्स लगेंगे, वो स्पर्म स्विम करके जाएंगे, जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो मेल गमीट्स को एग तक पहुंचाने का सिस्टम है। ये जो एक नाली सी बनी हुई नजर आ रही है इसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम जब उसका वो ये पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म आया, स्पर्मेटोजोइड्स आए, आकर उन्होंने एग को फर्टिलाइज कर दिया। अब जब एग की फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर वो मेगास्पोर पक के और सीड बन जाता है और उसके इंटेगमेंट आपको सीड कोट या छिलके की तरह नजर आते हैं, जैसे चने का छिलका आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी हुई होती है। अब सीड की जिम्मेदारी क्या है कि वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई उसे खाए पिए तो डाइजेस्ट ना कर सके क्योंकि उसके ऊपर सीड कोट पड़ा हुआ है। आपको पता है कि बहुत सारे सीड आप खा जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सीड आपके फीसिस में मौजूद होते हैं जो अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाते हैं। और जब कहीं आप खेतों में जाके फारिग होके आए तो वहां पे खाद भी उसको मिल गई और वहीं पे वो सीड ग्रो करके और प्लांट बना देता है, ठीक है। तो बहुत सारे सीड ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इंसानों
और दूसरे जानवरों में, मतलब गाय बकरियां भी जब वो फलों को खा जाती हैं तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती सीड्स को, और उसकी वजह से उस गोबर के अंदर न्यूट्रिशन भी है पौधे के लिए और उसके अंदर वो सीड ग्रो कर सकता है। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि एनिमल्स के जरिए से सीड्स को दूर दूर तक पहुंचाने का एक सिस्टम बना लिया। तो सीड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस हो तब तक वो सोए भी पड़े रह सकते हैं। यहां तक के कई तरह के सीड्स ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पे कोई जहाज जा रहा था 500 साल पहले, बहरी जहाज अमेरिका की तरफ, रास्ते में डूब गया। कुछ अरसे पहले हमारे पास सबमरीन्स आ गई तो हम गए गहराई में, वहां से जो कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ था वो निकाल के लाए। उनमें ऐसे सीड्स आए, उन्होंने दालें शालें खाने के लिए रखी हुई थी, तो वो दालें निकाल के लाए, ला के गमले में डाली, तो 500 साल बाद वो सीड दोबारा से ग्रो कर गया। इसी तरह पुराने जमाने के जो लोगों ने अपनी खुराक गारों वगैरह में संभाल के रखी हुई थी, तो वहां से भी हमने कई सीड्स हजारों साल पहले के पड़े हुए निकाले और निकाल के हमने ग्रो किए और वो सीड सरवाइव कर जाते हैं। तो सीड बेसिकली एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसा सिस्टम है जो पौधे को साल हर साल हजारों साल तक सरवाइव करने के काबिल बनाता है कि वो उसके अंदर छुप के बैठा रहता है बच्चा। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल मिलेंगी, पानी अवेलेबल होगा, नमी अवेलेबल होगी, गर्मी अवेलेबल होगी, जो भी उसको चाहिए, तो जैसे ही वो कंडीशंस अवेलेबल होती हैं फौरन दोबारा से ग्रोथ शुरू होती है। उसके अंदर खुराक स्टोर करके रखी हुई है उसने और वो ग्रो करके कंप्लीट पौधा नस्ल दोबारा पैदा कर लेता है। कई ऐसे भी पौधे हैं जो 400 500 साल से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे दुनिया से, इत्तेफाक से किसी जगह से उनका कोई सीड मिला, हमने ग्रो किया, वो पौधा फिर से ग्रो कर दिया। ठीक है, तो जिसकी नस्ल ही खत्म हो चुकी थी, कोई बाकी नहीं था, वो भी सरवाइव करके उसका बीज ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने का प्लांट्स का इंतहाई कामयाब जरिया है और इसी की वजह से फिर प्लांट्स पूरी जमीन के ऊपर आज काबिज हैं, जहां देखें पौधे ग्रो कर जाते हैं। तो प्लांट्स के लिए यह बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से आज वो जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पूरी जमीन के ऊपर उन्होंने कॉलोनाइजेशन की हुई है।